ना बेटा आज अल्टरनेटिंग का सेकेंड लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट का। एक दो बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने आज भी ज्वाइन किया, तो 1 मिनट के लिए उनके लिए रिकैप कर देता हूं मैं, बस 2 मिनट का रिकैप, उसके बाद हम आगे बात स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा बेटा, लास्ट टर्म पर मैंने कुछ मैथमेटिकल बातें बताई थी जो कि हमें यूज करना है इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। मैंने कहा बेटा कि अगर एट टी इज इक्वल टू 0, जरा 2 मिनट में इसको ब्रीफ करूंगा। एट टी इज इक्वल टू 0, अगर मुझे करंट निकालना है टी इज इक्वल टू 0 पर, आई इज इक्वल टू 0 है और मुझे अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वी विल रिप्रेजेंट इट बाई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रीजन इज दैट कि जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा इसमें, तो साइन 0 0 होता है, i इज इक्वल टू 0। कल ही मैंने आपको बताई थी बेटा, i इज द करंट एट एनी टाइम t, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस करंट को वर्सेस टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो ये साइन का कर्व बनेगा। यहां पर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो देयर विल बी अ कर्व ऑफ साइन। ये आपका प्लस आई नॉट एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। ये आपका t बाई 4, ये आपका t बाई 2, ये आपका 3t बाई 4 और ये बच्चा आपका t, यानी इस एक्सिस पर आपने टाइम को प्लॉट किया है। सिमिलरली मैंने आपसे ये बोला था कि अगर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना हो तो v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। सेम सिचुएशन इज देयर कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर वोल्टेज इन द सर्किट 0 है, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। अगर मैं कह दूं कि एट t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर i इज इक्वल्स टू आई नॉट हो जाए, मींस पीक वैल्यू हो, तब हम आप कैसे करंट को रिप्रेजेंट करेंगे या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, then current will be represented as I equals to बच्चा I naught cos omega t। I equals to I naught cos omega t। ये आपका प्लस I naught, ये आपका माइनस I naught को साइन से क्यों रिप्रेजेंट कर, आप खुद ही देख लीजिए। t is equal to 0 जैसे पुट करेंगे बेटा, cos 0 प्लस 1 होता I equals to I naught, और यहां पर जो करंट है that will varies according to the cosine curve। और कल हम लोगों की बात हुई थी डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द करंट विच कंटिन्यूअसली चेंजेस विद द टाइम एंड पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। और अगर सिमिलरली वोल्टेज के लिए डिफाइन करें तो द वोल्टेज विच कंटिन्यूअसली चेंजेस विद द टाइम एंड पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और एक वो और मेन मैथमेटिकल टूल जिसको मैं हम लोग आज यूज करेंगे, बहुत धुआंधार यूज करेंगे आज, उसका एक बार रिकैप कर देता हूं। कुछ नए बच्चे भी क्लास में हैं और अभी आप लोगों को जो नए लोग आए हैं आज लेक्चर 1 उनको सेंड करेंगे। पहले वो लेक्चर 1 देखेंगे, फिर लेक्चर 2 से कोरिलेट करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए बेटा, मैंने कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P है एंड इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और इस फिजिकल क्वांटिटी P का मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, कहां से कहां तक, T इज इक्वल टू T1 से लेके T इज इक्वल टू T2 तक। क्योंकि बिना ये सब जाने आपके एसी के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन तो नहीं होंगे। तो यहां पर अगर एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो P एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P dt, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल T1 से लेके T2 dt। और इस तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपने निकाल दिया ओवर द इंटरवल T1 टू T2। तो ये कल की बातें रही जो आज हम लोगों को यूज करनी है। तो आज के लेक्चर में जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। 1 मिनट बेटा रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, जरा डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, चाहे वो एसी करंट हो और चाहे वो एसी वोल्टेज, चाहे मींस अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो देखते हैं बेटा, इस पर आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी,
बात आती है कि बेटा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अगर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाल रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि केस 1 देखते हैं बेटा, और केस 1 में मैंने कहा लेट द करंट इन द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाई I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। means the current in the AC circuit at any time t is I equals to I naught sin omega t। यहां पर आप देख सकते हैं कि करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम है। करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब मेरे सारे बच्चे समझते हैं कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदलती रहेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी यहां पर बदलती रहेगी। अब आप देखिएगा बेटा, मुझे आई एवरेज निकालना है और वो भी ओवर कंप्लीट साइकिल। ध्यान देना, हम यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चाहते हैं ओवर कंप्लीट साइकिल। ओवर कंप्लीट साइकिल का मतलब ओवर 1 टाइम पीरियड। और कल मैंने बताया था कि ओवर 1 टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस 1 टाइम पीरियड के बराबर आना चाहिए, देन दैट इज सेड टू बी 1 ओवर 1 टाइम पीरियड। तो देखिएगा बेटा, आई एवरेज चाहिए, फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, इंटीग्रल आई का एवरेज दैट इज आई डी टी, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक, अपॉन T1 टू T2 dt। ये एवरेज का जनरल फॉर्मूला है। फिजिकल क्वांटिटी P थी, अब वहां पर P की जगह I आ गया, दैट इज करंट। जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वो यहां पर कौन है बेटा, करंट है, तो मैंने P की जगह पर यहां पर हम लोगों ने I यूज कर लिया। अब आप देखो I की वैल्यू को पुट करिए, तो जब I की वैल्यू पुट करेंगे, I नॉट कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा आपका साइन ओमेगा टी dt। ओवर 1 टाइम पीरियड, मान लीजिए 0 से t, आप t से 2t भी कहते हैं, 2t से 3t भी कह सकते हैं, डिफरेंस 1 टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए 0 टू t dt। अगर आप सब बच्चों को याद हो तो कल मैंने आपसे बोला था, और जो नए बच्चे हमारे वो भी वो ध्यान से सुन लें, कल जब मैं बता रहा था कि जो मैथमेटिक्स इस चैप्टर में यूज होगी उसमें मैंने बोला था आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन, चाहे वो साइन का फंक्शन हो चाहे कोसाइन का हो, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल क्या होती है, 0 ओवर 1 टाइम पीरियड। तो जरा देखना यहां पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ओवर 1 टाइम पीरियड, माइंड वर्ड्स नहीं, ऐसा नहीं कहते कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन इज 0 ना, ओवर 1 टाइम पीरियड। ये लिमिट T1 से T2 मींस 0 से T या T से 2T मींस ओवर 1 टाइम पीरियड अगर रखेंगे तब ये जाके एवरेज वैल्यू 0 आएगी। क्या बेटा ये बताओ, हमारे सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि इतने ब्रैकेट में जो मैंने रेड कलर से डॉट किया है ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल लिखी है या नहीं लिखी है, बोलो भाई। और अगर ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर कंप्लीट साइकिल लिखी तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यहां से एक रिजल्ट हमें पता चला, ओवर 1 टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आई है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और यहां से ये रिजल्ट आ गया। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर 1 कंप्लीट साइकिल निकालें, then over 1 complete cycle the average value of alternating current will be equals to 0, alternating voltage equal to 0। जैसे मैंने करंट के लिए किया वोल्टेज के लिए कर सकते थे, I की जगह V कर देते, V एवरेज, IDT की जगह VDT, V नॉट बाहर, अगेन वही 0 आपको मिल जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि ओवर 1 कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड का मीनिंग मैंने बता दिया कि टाइम का जब T2 माइनस T1 करे तो कैपिटल T आना चाहिए, मींस 1 टाइम पीरियड के बराबर आना चाहिए। तो वैल्यू क्या आएगी बच्चा, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पर आते हैं बेटा केस 2 पर। बात आती एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल तो 0 हो गई, अब मैं इसे ओवर हाफ साइकिल निकालूंगा। नाउ जस्ट बी गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ओवर हाफ साइकिल केस 2। अगर बेटा हम ओवर हाफ साइकिल कहें, ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ आई एवरेज
नो डाउट इंटीग्रल आई डी टी, लेकिन इस बार लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके t/2 तक, क्योंकि जब आपने हाफ साइकिल कर दी तो टाइम पीरियड भी आधा ही लेंगे या नहीं लेंगे, मींस ओवर द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड एंड डिवाइडेड बाय 0 से t/2 dt। मेरे किसी बच्चे को डाउट है इस स्टेप में? ओवर हाफ साइकिल का मतलब बेटा ओवर हाफ टाइम पीरियड भी तो हो गया है, नहीं हो गया? टाइम की लिमिट 0 से t/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो भाई। यस सर। अब आप देखिए बेटा, कोई डाउट होगा तुरंत आप बोलेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे स्पेशली, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंज यहां पर रहता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, एक एक बात को मैं आपको समझा के तभी आगे बढ़ूंगा। आई को रखिए बेटा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से लेके t/2 तक। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 0 से t/2 dt। अब गलती मत कर जाना, ध्यान देना, ये 0 से t था, ओवर 1 टाइम पीरियड था, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 थी। ये ओवर 1 टाइम पीरियड नहीं है, इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन वो 0 होती है, लेकिन इट विल बी 0 ओनली एंड ओनली ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। अब आप देखो यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये बेटा आई नॉट है, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, माइनस, कल बताया है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कल एक एक चीज सिखाई है मैंने, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाई 0 से dt को इंटीग्रेट किया, t आ गया, एंड दैट इज 0 से लेके t/2 तक। दिस इंप्लाइज दैट आई एवरेज इज इक्वल्स टू, जरा संभालना इसको, ये माइनस बाहर कर दो, माइनस आई नॉट, ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओमेगा डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t/2, लोअर लिमिट 0, t/2 माइनस 0। अब जरा अंदर सॉल्व करो, माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका, ओमेगा बाहर आ चुका, कॉस, अपर लिमिट की वैल्यू, ओमेगा को पहले चेंज करो, ओमेगा होता है 2π/t इंटू t/2, स्मॉल t की वैल्यू t/2, दैट इज अपर लिमिट की वैल्यू रखी, t की वैल्यू 0 रखोगे, दैट इज माइनस कॉस 0। ये t और t कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। आप जानते हो बेटा ये जो cos पाई है ये -1 हो जाएगा, और cos 0 ये +1 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये भी -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बच्चा आई एवरेज यहां पर कितना आएगा, एक स्टेप से भी दिमाग हटाना नहीं बोर्ड से, तुरंत दिमाग, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये बेटा -1 और ये -1 -2 हो गया, -1 एंड -1, ये -1 ये -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2i नॉट डिवाइडेड बाई, यहां देखना ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π/t जो डिनोमिनेटर में था, ओमेगा को लिख दिया मैंने 2π/t इंटू t/2, t/2, ये t/2, ये 2 और 2 कैंसिल बेटा, t और t कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट I average is equals to 2i naught divided by pi. I average equals to 2i naught divided by pi. इसको अगर फ्रैक्शन में लिखे बेटा तो this will be equals to 0.636 of the I naught. Means average value of alternating current over half cycle. Mind my words. The average value of alternating current over half cycle कब, when the current is represented by either I equals to I naught sin omega t, either I equal to I naught cos omega t। फिलहाल the average value of AC over half cycle is 0.36, means देखा जाए परसेंटेज में तो 63.6% of the peak value of the current, means the average value of AC over one complete cycle, over half cycle, the average value of AC over half cycle is 63.6% of the peak value of the current। जिस तरीके से आपने करंट का एवरेज ओवर हाफ साइकिल निकाला, मान लो वोल्टेज पूछ देता तो जहां I था बस वहां V हो जाएगा, और कोई डिफरेंट दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। मान लो एग्जाम में पूछता जहां I है वहां V कर दीजिए, जहां I नॉट वहां V नॉट, जहां I एवरेज वहां V एवरेज, और यहां से ओवर कंप्लीट साइकिल अगर V एवरेज की बात करें
तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2v0 डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 0.636 ऑफ द v0. समटाइम्स सम बुक्स आर 0.637 भी लिखते हैं, लेकिन फिलहाल 0.636 इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू. तो एवरेज वैल्यू ऑफ चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो बेटा और चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, हमने ये पाया इट इज 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल. द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी चाहे वोल्टेज हो करंट, इट विल बी इक्वल्स टू 0. अब हम आएंगे आरएमएस वैल्यू पर. अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, चाहे वो एसी करंट हो और चाहे वो एसी वोल्टेज. यहां पर हर तरीके के न्यूमेरिकल आपको देता है. इवन सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन भी बेटा पूछ दिए जाते हैं जो निट और जेई में से ऊपर के लेवल का भी क्वेश्चन सीबीएसई ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछा है. इसलिए बहुत डिटेल स्टडी आपको हम कराएंगे इस पर. तो देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. असाइनमेंट मैंने आप सबको भेज दिए हैं, अच्छे से उनको करना स्टार्ट कर दीजिए. EMI का भी भेज दिया है जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एसी का भी भेज दिया है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. देखते हैं यहां पर वन बाय वन करके आपसे मैं बात करूंगा. जिस तरीके से मैंने एवरेज वैल्यू के लिए आप लोगों को डिराइव कर दिया, सिर्फ वैसे ही बात नहीं करूंगा यहां पर, ठीक है ना, कि वहां पर सीधे मैंने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ले ली. यहां पहले हम पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे. मान लो बेटा तुम्हें करंट की वैल्यूज दे दी जाए. मैंने कहा लेट I1, I2, I3 डॉट 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 IN आर n वैल्यूज ऑफ करंट, आर n वैल्यूज ऑफ करंट, n वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले बच्चा हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द आरएमएस. एक्चुअली आरएमएस फाइंड आउट करते समय हम करते क्या है, तो जरा देखिएगा. मैंने कहा पहले आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर करिए. फर्स्ट यू मेक द स्क्वायर ऑफ द करंट, देन स्क्वायर्स का क्या निकाल दीजिए, मीन, एंड देन उनका क्या निकाल दीजिए, रूट. तो लिखा रूट मीन स्क्वायर करते उल्टा है. पहले करंट का स्क्वायर, देन स्क्वायर का क्या निकाला, मीन, एंड देन उसका क्या निकाल दिया, रूट. तो पहले स्क्वायर, देन उसका मीन, एंड देन उसका रूट. तो दैट विल बिकम्स रूट मीन स्क्वायर. तो जो कहा वो कर देते हैं फटाक से. पहले स्क्वायर किया, I1 का स्क्वायर कर दिया, पहली करंट की वैल्यू का स्क्वायर I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर डॉट डॉट IN स्क्वायर. अब स्क्वायर का मीन निकालना है, तो मीन निकाला हमें पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सारे करंट्स का स्क्वायर करंट का सम किया डिवाइडेड बाय n, दैट इज n वैल्यूज ऑफ करंट, तो डिवाइडेड बाय n. तो ये आ गया स्क्वायर का मीन, दैट इज मीन स्क्वायर. और इसी के पर बेटा अगर हम रूट ले लें, अगर इसी पर बच्चा हम रूट ले लें, तो यही हमारा क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर. यहीं पर हमने रूट ले लिया, एंड देन इट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर, दैट इज IRMS. ये आपका रूट मीन स्क्वायर बन गया, दैट इज IRMS बन गया. तो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहां पर ये रही RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो ये बात तब रही जब आपको वैल्यूज दे दी जाए. मैंने कहा कि मैंने करंट की कुछ वैल्यूज दे दी और आपसे कह दिया आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकाल दो, तो आप इस तरीके से आरएमएस करंट वहां पर निकाल देते हैं. ये आप समझ तो गए, लेकिन जब इसको अप्लाई करने की बारी आई, जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन 2 मार्क्स का बोर्ड ने दिया, जरा मैं इस फॉर्मेट का क्वेश्चन देता हूं आपको. और इस फॉर्मेट का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा चुका है. देखिए क्या दिया उसने क्वेश्चन. उसने कहा कि द पल्स ऑफ द करंट या द करंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम इज. एक पल्स दे दी है करंट की, इस पर टाइम प्लॉट है, इस पर आई की वैल्यू प्लॉट है. ये पल्स कुछ ऐसी दे रखी है करंट की, द पल्स ऑफ करंट इज गिवन. ये आपका 2 एम्पियर है और ये आपका -2 एम्पियर है.
और आपसे कहता है फाइंड IRMS। यहां पर आपको RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। चलिए कोई बताएगा मुझे कुछ क्या हिंट है यहां पर कैसे निकालने RMS? एनीवन हैज द आइडिया? फॉर्मूला तुम्हारे सामने, इसका एप्लीकेशन करना है। क्यों उसने क्वेश्चन को घुमा के दिया कि हाउ कैन यू गेट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट यहां पर। तो जरा देखिएगा, यहां से मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अगर आप यहां से यहां तक देखें बेटा तो एक वैल्यू ऑफ करंट है, इसको मैंने I1 कह दिया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। एनी डाउट बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? फिर से देखिएगा, यहां से यहां तक एक वैल्यू ऑफ करंट है, इसको मैंने I1 कह दिया बच्चा, दैट विल बी 2 एम्पियर। उसके बाद यहां से यहां तक करंट आपकी कितनी है? -2 एम्पियर। फिर यहां पर तीसरी वैल्यू दिखाई इसने I3 इज इक्वल टू अगेन कितना दे दिया बेटा? 2 एम्पियर। तो देखा जाए इस कंप्लीट साइकिल में जो तुमने पल्स दी है मुझे, ओवर गिवन पल्स, आपने मुझे RMS वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा। और अगर बच्चा मैं ओवर गिवन पल्स देखूं तो वी आर गेटिंग द 3 वैल्यूज ऑफ करंट I1, I2 एंड दी I3। 3 वैल्यूज ऑफ करंट हमको यहां पर मिली है। अब बताती है कि मुझे अगर आप IRMS निकालना कहते हैं तो मेरा हर बच्चा यहां पर IRMS निकाल सकता है। आई थिंक अब इतना हिंट देने के बाद मेरे किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कुछ। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और उसका पूरे का रूट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, I2 स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर, I3 स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर and divided by 3. This implies that IRMS 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 + 1 + 1 3 कैंसिल हो गया, that is ये 2 एम्पियर आ गया। तो that is RMS value of alternating current over this given cycle will be equals to 2 एम्पियर। मेरे किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? 100% बात क्लियर है या नहीं है? तो ये बात आ गई कि अगर आपने मुझे वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे I1, I2, I3, I4 लाइक दैट, किसी भी फॉर्मेट में दे दी, आपने पल्स के फॉर्म में दे दी, आपने सीधे सीधे वैल्यूज दे दी और हमसे RMS वैल्यू पूछ ली, हम RMS बता देंगे। और एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप पढ़ के आ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद है? और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? तो वहां पर भी तो यही प्रोसीजर फॉलो करते थे। खैर मुद्दे पर आते हैं। यहां पर तुम्हें वैल्यूज दे रखी थी और तुमसे RMS फाइंड आउट करने को कह दिया, आपने RMS निकाल दिया। अब अच्छा तुम्हें वैल्यूज नहीं दे रखी है, उसने तुम्हें करंट को वेरिएबल दे दिया है, मींस करंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और तुमसे ये कहा जाए कि RMS वैल्यू ऑफ करंट बता दो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहां से कहां तक? T इज इक्वल्स टू T1 टू T इज इक्वल्स टू T2। T इज इक्वल्स टू T1 से लेके T इज इक्वल टू T2 तक आप RMS वैल्यू ऑफ करंट यहां पर बता दीजिए, ठीक है ना? तो मैंने कहा देखते हैं कैसे बताएंगे RMS वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि जब वैल्यूज दे रखी थी ऐसे स्क्वायर करके उनका मीन निकाल देना बहुत आसान था। लेकिन मैंने तुमको मीन वेरिएबल फंक्शन का भी निकालना सिखाया, इसीलिए P एवरेज पहले सिखा देता हूं। तुमने क्या कहा कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? जरा फिर से एक बार आते हैं वर्किंग पर। मुझसे कोई कहे व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर, IRMS वैल्यू क्या है, तो मैं क्या कहूंगा IRMS वैल्यू क्या है? पहले क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर करते हैं। पहले क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने की क्या बात क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। आई स्क्वायर का बार का मतलब मीन हो गया, दैट इज मीन स्क्वायर। एंड देन फिर इसका क्या करते हैं बेटा? रूट लेते हैं, दैट इज दैट विल बी बिकम्स रूट मीन स्क्वायर। यही तो करते हैं ना RMS फाइंड आउट करते समय, यही RMS वैल्यू है। अब ये बताओ बेटा, अगर तुमने मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ये जो आई स्क्वायर का बार लिखा है बेटा, ये आई स्क्वायर का बार क्या लिखा हुआ है? मीन स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मीन स्क्वायर ऑफ आई। मीन्स स्क्वायर ऑफ द करंट का ये एवरेज है। मीन एवरेज दोनों बातें सेम हुई ना बच्चा, चाहे हम मीन कह दें एवरेज कह दें, बोथ द थिंग्स आर द सेम। तो यहां पर ये स्क्वायर ऑफ द करंट का एवरेज है। तो जरा देखना, अगर मुझे तुमने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, एक बार में बात नहीं समझ में आएगी, दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा।
अगर तुमने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया बच्चा, तो देखो मीन स्क्वायर पहले निकालेंगे। हमने स्क्वायर का एवरेज निकाला, तो पहले करंट का स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर डी टी। कहां से कहां तक एवरेज निकालना, मान लो T1 से लेके T2 तक निकालना बच्चा, T1 से लेके T2 तक अपॉन इंटीग्रल T1 से लेके T2 dt। और इस पूरे का हम क्या ले लें, ये तो मीन स्क्वायर हो गया, मीन स्क्वायर का मीन हो गया। देखो इसको रूट हटाओ पहले, ये बताओ पहले आई स्क्वायर किया, ये आई स्क्वायर का एवरेज है या नहीं है, ये आई स्क्वायर का एवरेज है या नहीं है। पहले करंट के गिवन फंक्शन का स्क्वायर किया, देन बेटा उसका एवरेज निकाला ओवर द टाइम T1 टू T2। और अब अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो ये क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर। क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। तो ध्यान देना बेटा, जब भी तुम्हें एक जर्नल न्यूमेरिकल देगा, क्योंकि जो फॉर्मूला तुम्हारे पास अभी आएगा वो जर्नल फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब करंट एज अ जर्नल फॉर्मूला ये है आरएमएस निकालने का। ये जर्नल फॉर्मूला के कैसे निकालोगे, स्क्वायर ऑफ द करंट करोगे, उसका एवरेज निकालोगे एंड देन रूट ले लोगे, देन यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। जो फॉर्मूला हमारा अभी आने वाला है वो तब आएगा जब हमने करंट को या तो साइन का फंक्शन लिया होगा या तो कॉस का, जैसे डेरिवेशन अब करने जा रहा हूं। देखिएगा, मैंने कहा लेट, फिर से मैं कह रहा हूं दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी फंक्शन ऑफ द करंट। कोई भी गिवन फंक्शन ऑफ करंट आपने दिया है और मुझसे आपने उसकी आरएमएस वैल्यू निकालने को कहा, हर जगह ही एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो फॉर्मूले आने वाले हैं, जो अभी फाइनल फॉर्मूला आएगा जिसको आप फॉर्मूला समझ बैठते हैं, वो तभी एप्लीकेबल है व्हेन करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट एट एनी टाइम t, लेट एट एनी टाइम t। करंट की अगर मैं बात करूं तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट आपको दे दिया है। और मैं एवरेज वैल्यू, मैं यहां पर AC निकालना चाहता हूं, नॉट एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ AC निकालना चाहता हूं ओवर वन टाइम पीरियड, मींस ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो देखिएगा बेटा, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल आई आरएमएस चाहिए मुझे। करंट का फंक्शन तुम्हें दे दिया गया है, कैसे निकलेगा बेटा, पहले आई का क्या करें, स्क्वायर करें, दैट इज आई स्क्वायर डी टी। कहां से कहां तक, ओवर वन टाइम पीरियड, जैसे 0 से t अपॉन 0 से t dt। तो ये स्क्वायर का मीन हो गया, दैट इज मीन स्क्वायर हो गया, एंड देन इसका क्या ले ले बेटा, और रूट ले ले। और इस तरीके से हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट यहां पर मिलेगी। जरा मैं सॉल्व करता हूं इस एक्सप्रेशन को इधर। यहां पर आप देखिएगा बेटा, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी। आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे बेटा, ये आई नॉट स्क्वायर हो गया, 0 से t आई नॉट स्क्वायर बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू t dt। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या आपको मैंने डायरेक्ट वैल्यू भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू बताई है। कौन बच्चा बताएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ये एवरेज वैल्यू है ना बेटा, 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन 0 टू t dt ओवर वन कंप्लीट साइकिल। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल क्या होती है, 1/2। कल बताया है ना मैंने, द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू 1/2। This implies that IRMS is equals to, this implies that IRMS is equals to I naught by root 2. IRMS is equals to I naught by root 2 and that will be equals to 0.707% of the I naught. 0.70% of the I naught. तो यहां पर आप देखिए बेटा, IRMS आ गया I naught by root 2, that is 0.707 I naught। इसको हम यहां पर एक नाम और देते हैं और वो नाम उसको क्या देते हैं, आई वर्चुअल। दिस इज सेड टू बी आई वर्चुअल। क्यों कहते हैं इसे वर्चुअल, ये भी बात अभी आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, वाई इट इज सेड टू बी वर्चुअल। तो मुझसे कोई ये पूछे कि जब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान देना बेटा,
ये जो फॉर्मूला आपका डिराइव होके आया है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, दैट इज 0.707 ऑफ द आई नॉट, ये कब अप्लीकेबल है? व्हेन द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनसोइडल फंक्शन, मींस आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो, दोनों को डिराइव करेंगे, सेम फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। जनरल फॉर्मूला तो ये है आरएमएस का। तो मैंने कहा कि अगर करंट रिप्रेजेंटेड है बाय द साइनसोइडल फंक्शन मींस साइन और कोसाइन, तो ओवर वन कंप्लीट साइकिल, माइंड माय वर्ड्स, ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो करंट की वैल्यू आई है आईएमएस आई नॉट बाई रूट टू, दैट इज 0.707 ऑफ द आई नॉट, मींस the average value of alternating current over one complete cycle is, sorry, not average, I'm really very sorry, the root mean square value of alternating current over one complete cycle is 70.7%. The root mean square value of current over one complete cycle is 70.7% of its peak value. Similarly, अगर बेटा मुझे वोल्टेज के लिए VRMS निकालना होता, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका है, जहां I था वहां V हो जाता, बस जहां I नॉट वहां पर V नॉट। सिमिलरली बड़े काम का फॉर्मूला है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू 0.707 ऑफ द V नॉट, and that is said to be V virtual. ये बात रही आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब आप मुझसे ये बात बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर इतनी देर से आप ये एक चीज जो लिख रहे हैं ये खटक रही है हमें, ये वर्चुअल क्या लिख रहे हैं आप, ये वी वर्चुअल आप यहां पर क्या लिख रहे हैं? मैंने कहा मैं इसको ये भी लिख सकता था आई इफेक्टिव और इसको मैं लिख सकता था वी इफेक्टिव। जरा चलते हैं इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं और ये नीड है कि यहां पर कुछ हम लोग इलेबोरेट करें इसको। मैंने कहा बेटा अगर हम एक्चुअल करंट को देखें अपने, तो करंट यहां पर कंटिन्यूअसली टाइम के साथ बदल रही है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका प्लस आई नॉट, ये आपका माइनस आई नॉट, करंट इज चेंजिंग विद द टाइम, करंट यहां टाइम के साथ बदल रही है। बात आती है व्हाट यू मीन बाय द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट और द एसी वोल्टेज, उसके क्या मतलब आप समझेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो मैंने ये कहा कि अगर ओवर वन कंप्लीट साइकिल मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम करनी हो, वी जस्ट एज्यूम अ कांस्टेंट वैल्यू, वो हम ये ना माने तो इसलिए वर्चुअल इसे कहा, क्योंकि ये आरएमएस जैसी कोई करंट होती नहीं बेटा, ये करंट आप कैलकुलेट करते हैं मींस ओवर वन कंप्लीट साइकिल आप ये कहते हैं कि अगर मैं क्या इफेक्टिव वैल्यू, कौन सी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट वो वोल्टेज मैं ओवर वन कंप्लीट साइकिल में यहां पर कंसीडर करूं कि हमें वही रिजल्टेंट इफेक्ट मिले जो एक्चुअली साइकिल में मिल रहा है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू। दिस इज द रीजन आई हैव सेड वर्चुअल इसलिए कहा क्योंकि आपने माना है कि ओवर वन कंप्लीट साइकिल अगर ये वेरिएबल करंट ना फ्लो करके एक कांस्टेंट फ्लो करती इसी सर्किट में, तो वो करंट कितनी होनी चाहिए थी, वो आरएमएस के बराबर होनी चाहिए। दैट करंट विल बी equal to the RMS, and this is the reason we can say that if the RMS value of the electric current is the effective value of current or RMS value of the voltage is the effective value of voltage over one complete cycle। वर्चुअल क्यों कहा, ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली तो करंट आपकी साइनसॉइडली टाइम के साथ वेरी कर रही है, वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रहा, और आपने यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू मानी है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमने आरएमएस से मैं ये कहना चाहता हूं, फिर से मैं कंक्लूड करता हूं अपने स्टेटमेंट को, कि ओवर वन कंप्लीट साइकिल अगर मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम करनी है करंट की, तो वो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, आरएमएस करंट होनी चाहिए। कौन सी करंट होगी वो, आरएमएस करंट। अगर ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हमें कांस्टेंट वोल्टेज एज्यूम करना है, तो वो कौन सा वैल्यू एज्यूम किया जाएगा, आरएमएस वोल्टेज। बात समझ में आ रही है, बात पल्ले पड़ रही है चिल्ड्रेन। अब बात आती है यहां, तो ये बात हो गई कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस एक लाइन में अगर मैं बोलूं, the effective value of AC current और AC voltage over one complete cycle। दूसरी बात सुनना, मैं इसको एक चीज और कह सकता हूं, जो आरएमएस करंट हो, जो आरएमएस वोल्टेज है,
I इक्विवेलेंट टू डीसी, मतलब ये डीसी इक्विवेलेंट करंट है और ये डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज है। तो बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय डीसी इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये हुआ, आप तो ये जानते हैं ना कि डीसी वोल्टेज फिक्स वोल्टेज होता है नहीं होता, ये तो पता है ना बच्चा कि जो डीसी वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है। जैसे आपने कहा 200 वोल्ट, तो मैंने कहा कि 200 वोल्ट ये फिक्स होता है डीसी में। तो मैं अगर ये कह दूं कि हमारा जो आरएमएस वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, मतलब एक तरीके से मैं ये कह दूं कि इट कैन सेड टू बी डीसी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज द। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मुझसे कोई ये कह दे कि मेरे पास 200 वोल्ट का डीसी सोर्स दे रखा है, नाउ द सेम विल बी अप्लाइड इन द एसी, सेम सोर्स अप्लाई करते एसी में, तो एसी में कौन सी वैल्यू मानोगे? वी नॉट नहीं मान लोगे, क्या मानोगे इसको? वीआरएमएस मानोगे। क्या मानोगे? वीआरएमएस। जैसे तुमसे ये कहता है कि डीसी करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रही है, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसी, तो एसी में जो डीसी करंट है 4 एम्पियर, उसको एसी में कौन सी वैल्यू ऑफ करंट मानोगे? पीक वैल्यू नहीं मानोगे, क्या मानोगे? आरएमएस करंट मानोगे। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग दैट कि आरएमएस वैल्यू इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्विवेलेंट टू डीसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू डीसी वोल्टेज। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप 100 वोल्ट का डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं और 4 एम्पियर करंट फ्लो करती है। आप अगर 100 वोल्ट का आरएमएस वोल्टेज अप्लाई करें तब भी वहां पर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 4 एम्पियर होगी। दिस इज द रीजन आई हैव सेड दैट कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर डीसी इक्विवेलेंट करंट एंड द वोल्टेज। गॉट माय पॉइंट? यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन है आपके लिए, वीडियो ऑन हो गया, छोटा सा डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है वो देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये बेटा कि एसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे डीसी को तो हम डीसी सोर्स को 2 डंडियों से रिप्रेजेंट करते थे, बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल, लोअर डंडी लोअर पोटेंशियल। यहां पर एसी वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। कितने तरीके से तुम्हें एसी वोल्टेज किसी भी न्यूमेरिकल में दिया जाएगा ये मैं यही डिस्कस कर लेता हूं आपसे। आरएमएस पढ़ा दिया है, अब ये डिस्कशन बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर इज द एसी वोल्टेज इज अप्लाइड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे दिया होगा तुम्हें। एंड एसी सोर्स इज अप्लाइड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब आपकी समझ में क्या है कि भैया 220 वोल्ट किसकी वैल्यू है? वी नॉट की वैल्यू है, वी आरएमएस की वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो ध्यान देना बच्चा, जब भी उसने दिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मींस ये कहना चाहता है ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो इफेक्टिव वैल्यू 220 वोल्ट है। या इतना डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ये क्या दिया हुआ है? वीआरएमएस। क्या दिया हुआ है? वीआरएमएस। बेटा बात समझ में आ रही है? आपसे कह दिया कि एसी सोर्सेज अप्लाइज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ब्रैकेट में लिख दिया 220 वोल्ट डैश 50 हर्ट्ज मींस ये आरएमएस वोल्टेज है और ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ एसी अपनी साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है आपको वोल्टेज देने का, आपसे ये कह देगा the applied voltage is varying according to V equals to V naught sin omega t। ये तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बता दें, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कहते हैं कि the applied voltage is V equals to 200 sin 314t, ऐसे दे दिया उसने। अब यहां पर तुमको जो वैल्यू चाहिए वो यहीं से मिल जाएगी। देखो कैसे, ध्यान देना, इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये वैल्यू कौन सी हो गई बता बेटा? दिस वैल्यू विल बी द पीक वैल्यू और नॉट, इट इज द वी नॉट। और यहां से आप देख सकते हैं कि जब टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, दैट विल बी ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू आप जानते हैं 2 पाई एफ होता है। यहां पर ये 314 है, दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी। कैंसिल करेंगे 100 आया, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 50 एंड दिस इंप्लाइज दैट बच्चा फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया? 50 हर्ट्ज आ गया। f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और यहां पर अगर v नॉट को देखा जाए तो v नॉट विल बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स। तो ये बात रही कि किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इसी तरीके से अप्लाइड वोल्टेज आपको दिए जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आपको इंटरसेप्ट करना है। अब आते हैं
एसी पर आया हुआ एक न्यूमेरिकल और करता हूं बेटा मैं, इसके बाद फिर आपकी क्लास ऑफ करूंगा। सॉरी, आरएमएस पर आया हुआ, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पर आया हुआ एक क्वेश्चन है बोर्ड का 3 मार्क्स का, उसको जरा करते हैं। आपसे कहता है कि द करंट इन द सर्किट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द करंट इन द सर्किट is changing according to I is equals to I naught t upon tau। I is equal to I naught into t upon tau, जहां पर t at any time t है और tau आपका कांस्टेंट है। आपको बताना है कि what is the RMS value of current, यहां पर आपको बताना है कि what is the RMS value of current from t is equal to 0 to t is equal to tau। t is equal to 0 से लेके t is equal to tau तक कितनी RMS value of current यहां पर होगी वो आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले तो जो अभी पढ़े वो तो एप्लीकेबल होंगे नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला था कि वो फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है, when current is given I is equal to I naught sin omega t या equals to I naught cos omega t। यहाँ जनरल फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्या सिखाया तुम्हें आरएमएस में? तुमको आई आरएमएस में मैंने सिखाया आई आरएमएस कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, दैट इज आई स्क्वायर डी टी, T1 से लेके T2 अपॉन T1 से लेके T2 dt। This is the general formula for calculating the IRMS. This implies that IRMS is equals to under root। करंट का जरा स्क्वायर करो बेटा, आई नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल यहां पर टी स्क्वायर dt कहां से कहां तक, 0 से लेके टाउ तक अपॉन 0 से लेके टाउ तक dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पर। This implies that IRMS is equals to, स्क्वायर रूट से बाहर कर दीजिए आई नॉट बाई टाउ को, अंडर रूट, इसको आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे बेटा टी क्यूब बाई 3, 0 से लेके टाउ तक, डिवाइडेड बाई dt को इंटीग्रेट करेंगे बेटा t मिलेगा 0 से लेके टाउ तक। दिस इंप्लाइज दैट IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टाउ होगा, सॉल्व करिए ऊपर, तो यहां पर टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाउ माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई टाउ इंटू टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अपॉन टाउ, कैंसिल करेंगे ये टाउ स्क्वायर आएगा, पूरे का स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज दैट IRMS इज इक्वल्स टू, ये आई नॉट आ गया, ये टाउ आ गया, ये टाउ रूट 3 आ गया बेटा, टाउ और टाउ कैंसिल हो गया, IRMS की वैल्यू कितनी आ गई, ओवर 0 से टाउ, दैट इज आई नॉट बाई रूट 3। तो ये RMS वैल्यू ऑफ करंट आ गई। तो इस तरीके से RMS पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपने देखा इतना डिटेल टॉपिक था। ISC वाले बच्चों में तो सीधे डेरिवेशन पूछता है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ISC में भी ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहां से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जितना मैंने RMS में आपको सिखा दिया, इसके बियॉन्ड कहीं पर भी, चाहे कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव हो, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस कोई भी हो, नीट हो, आपका कोई क्वेश्चन इसके बियॉन्ड बन ही नहीं सकता। दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं आप लोगों को। 1 अक्टूबर से बेटा मैं एक नया बैच बनाने जा रहा हूं फ्रॉम 1 अक्टूबर। आज मैंने प्लान कर लिया है, 1 अक्टूबर नहीं, इवन हो सकता है कि 28 से ही मैं स्टार्ट कर दूं। 28 से यस 28 नहीं, 28 या 30, दो में से किसी एक दिन स्टार्ट करेंगे हम। और मैं यूनिट 1 से पढ़ाने जा रहा हूं उस बैच में।
तो जो भी आपके लोग हैं या जो बच्चे अभी शुरुआत में नहीं अच्छा किए थे, उनको लगता है कि नहीं यार हम उस समय लाइव नहीं थे सर के साथ, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप मान के चलिए कि टोटल स्ट्रेंथ जो इस समय 12th में है वो 150 प्लस है, और 150 प्लस बच्चों में ये मान 150 प्लस से ज्यादा ही बच्चे हैं, मतलब जो मेरे लिस्ट में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें बैच में तो ज्यादा लोग ऐड हैं, करीब 200 प्लस के आसपास बच्चे हैं। इसमें से कम 25-30 लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रोस्टैट्स बिल्कुल साफ है। तो मैं यूनिट 1 से दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इधर सेकेंड बुक में स्टार्ट करूंगा और उधर मैं फर्स्ट बुक स्टार्ट कर दूंगा। तो दोनों बुक्स अलग अलग बैच में चलेंगी, जिनका जैसे छूटा होगा वैसे उस बैच में अकॉर्डिंगली वो अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।